अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू पिच साइड एपिसोड 10। आज हम लोग वंस अगेन मल्टीपल टॉपिक्स पे बात करेंगे। जिस तरह आपको पता है, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का थर्ड टेस्ट आज स्टार्ट हो गया नॉटिंघम में। और T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है विमेंस का। और आज हमारे पास और भी टॉपिक्स हैं, जिस तरह पीसीबी के मामले चल रहे हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के और कैंप्स के। तो वंस अगेन आज कराची से मेरे को होस्ट अमान ने ज्वाइन किया। अमान, आप कैसे हैं? आपकी कैसी तबीयत है और आपके क्या थॉट्स हैं आज? अल्लाह का शुक्र, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है और बिना किसी देरी के स्टार्ट करेगी और आज जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हैं इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। इंग्लैंड अमान, आज आपने टेस्ट देखा, फॉलो किया जो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का हुआ है? आपने लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जो नॉटिंघम की जो पिच होती है वो ज्यादातर बैटिंग के लिए बड़ी होती है, और आज वही प्रूव हुआ। और जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आज मतलब सेट हो गया कि इंग्लैंड के अंदर जितने भी टेस्ट मैचेस हुए हैं, पहली दफा 300 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगी है क्रिकेट की हिस्ट्री में। तो अमान, आपके फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे क्या थॉट्स हैं? एग्जैक्टली इट वाज, मतलब न्यूजीलैंड के लिए इतनी अच्छी ओपनिंग करना लाइक वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। और जिस तरीके से डेविन कॉनवे और टॉम लैथम, ये दोनों वो बिल्कुल, प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर दोनों के ऊपर एक बड़ी बहुत नॉक बड़ा। पेंडिंग थी। बिल्कुल बिल्कुल तो इन दोनों बिल्कुल ने जिस तरीके से 150 ये और खेला, फिनोमिनल। बिल्कुल। आई थिंक मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा डेविन कॉनवे की, क्योंकि टॉम लेथम फिर भी आई थिंक वो रन्स करते रहते हैं, कैप्टन है। इंडिया की टेस्ट सीरीज में भी रन किए थे उन्होंने। लेकिन डेविन कॉनवे पिछले 2 साल से बहुत स्ट्रगल कर रहे थे अपनी फॉर्म के साथ। चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, T20, पीएसएल में भी वो आए थे इस दफा। इतना कुछ खास कर नहीं सके, अच्छी फॉर्म में नजर आए लेकिन इतना कोई बड़ा नहीं किया। लेकिन ये जो इनिंग्स है इनकी, ये बहुत बड़ा बूस्ट है इनके लिए। क्योंकि अगर आप देखिए, जो पहले 2 टेस्ट थे उसमें ये बिल्कुल फ्लॉप चल रहे थे। तो ये इनके करियर के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं लग रहा था कि ये अगर टेस्ट इनका फेल होता है, तो शायद इनका टेस्ट करियर यही खत्म हो जाए। तो अमान, आपकी क्या थॉट्स है इनकी बैटिंग पे आज? बिल्कुल, मतलब जिस तरीके से डेविन कॉनवे ने बैटिंग की है, लाइक उनके अगर आप बाउंड्रीज देखा, उन्होंने 22 चौके लगाए और 3 छक्के लगाए। वो काफी अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सेलरेट भी किया। जहां पे जरूरत पड़ी थी वहां पे लेट से प्रेशर रिलीफ शॉट्स भी खेले। मतलब ओवरऑल एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि कहीं भी न्यूजीलैंड हंस के खेल रहा था, कोई प्रॉब्लम में था। टू द एंड उन्होंने मतलब इंग्लैंड को अपने नीचे रख के ही बैटिंग अप्रोच करिए। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि जो पिछला टेस्ट मैच था, उसमें बहुत बातें चल रही थी कि जो है न्यूजीलैंड इसलिए जीत गया या इसलिए अच्छा कर रहा है क्योंकि इंग्लैंड डाउन है, या इंग्लैंड के जो कैप्टन स्टोक्स थे वो नहीं थे, एटकिंसन नहीं थे। बिल्कुल। तो एक बहाना सब बना रही थी इंग्लिश मीडिया के, यार हम लोग तो गिरे हुए हैं ऐसा। लेकिन आज जो हुआ है यहाँ पे, मतलब इंग्लैंड अब वापस से अपनी स्ट्रेंथ पर थी। और जिस तरह मारा है न्यूजीलैंड ने, तो ये एक उन्होंने एक शो किया है कि जो पहला जो पिछला टेस्ट वो जीते हैं, वो कोई फ्लूक नहीं था, वो उनकी क्वालिटी थी जो उन्होंने आज वापस से मेंटेन की है। बिल्कुल, आप सही है, सही कह रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि इस मैच के अंदर अगर आप प्लेइंग 11 का मुआयना करें दोनों का साइड बाय साइड, तो न्यूजीलैंड के मेन प्लेयर्स मैट हेनरी, जो कि लास्ट टेस्ट मैच के प्लेयर ऑफ द मैच थे, और गेल प्लेयर्स जिन्होंने एक 100 किया था, तो दोनों प्लेयर्स इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं। उनके बदले मिचेल सैंटनर को टीम में लाया गया है। और आई गेस ब्लेयर टिकनर और बेन स्टोक्स भी दोनों टीम में इस मरतबा आए हैं। तो बिल्कुल, ये जी आप न्यूजीलैंड सही कह रहे हैं जी। ये जो न्यूजीलैंड ने जो टीम खिलाई है ना, ये अगर आप पेपर पे देखें तो शायद ये एक वनडे की टीम लग रही है मुझे ऑन पेपर इस वक्त। क्योंकि सही अगर कह आप रहे देखें, ओपनर्स दोनों देखें आप, अ, वो भी शायद वनडे क्रिकेट खेलते हैं सब। ऑलमोस्ट एक एक्सेप्ट टॉम ब्लंडल जो एक टेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, बाकी सब आप देखें ये वनडे के। स्पेशली जो मैं बॉलिंग अटैक देख रहा हूँ, बेन सीयर्स, ब्लेयर टेक्नर। आई थिंक ब्लेयर टेक्नर जो है ये काफी सीनियर प्लेयर है, इनकी एज भी है। ये आई थिंक कोई 32 ईयर्स 33 ईयर्स के हैं। तो काफी टाइम बाद ही वापस आए हैं टेस्ट टीम में। तो ये देखना होगा कि न्यूजीलैंड की भी ये बॉलिंग का चैलेंज होगा, क्योंकि ये पिच जो है ये बिल्कुल फ्लैट लग रहा है। और आज जिस तरह आपने देखा होगा वेदर, काफी सनी वेदर था, पिच बहुत ड्राई लग रहा है। तो इसमें जो मिचेल सैंटनर का इंक्लूजन है ये बड़ा अच्छा हो सकता है न्यूजीलैंड के लिए। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो इंग्लैंड ने भी शोएब बशीर जो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है उसको खिलाया है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। लाइक जैसे जैसे ये टेस्ट मैच आगे बढ़ता जाएगा, ये पिच स्पिन को यकीनन फेवर करेगी एट द एंड। और अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की बॉलिंग पे, तो जिस तरीके का मैं न्यूजीलैंड का फास्ट बॉलिंग अटैक देख रहा हूँ, जैसे कि बेन स्टीव्स, ब्लेयर टिकनर और नेथन स्मिथ इनके फास्ट बॉलिंग के अंदर है, तो काफी इनएक्सपीरियंस मुझे फास्ट बॉलिंग लग रहा है। तो आई गेस न्यूजीलैंड के लिए ये
वीक पॉइंट रहेगा कि इनको अपनी फास्ट बॉलिंग को देख के थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड की जैसी बैटिंग लाइनअप है मेरे ख्याल में वो इस फास्ट बॉलिंग को तो उनको आराम से खेलने में चाहिए। बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए मैट हेनरी जो थे इंजर्ड थे काफ, उन्होंने जिस तरह बॉलिंग की 11 विकेटें ली ओवल पे, तो ठीक है हो जाता है, एक 34 इयर्स के हैं वो इंजर्ड हो गए। लेकिन मुझे विलो रोक का समझ नहीं आ रहा कि विलो रोक को क्यों बाहर बैठाया है। शायद क्या उनकी भी कोई इंजरी है, या उनको बस एक रोटेशन पे बाहर कर दिया रेस्ट देने पे, क्योंकि वो एक बड़े जबरदस्त बॉलर है। तो अब आप हम देखिए तो सॉरी बिलो खेल रहे हैं। खेल रहे हैं विलो रोक। अच्छा यार सॉरी बैटिंग सॉरी करने के लिए सॉरी सॉरी, मैं स्कोर कार्ड पढ़ा तो मैं समझा कि वो नहीं खेल रहे। हाँ वो बिल्कुल, मैं माजरत करना चाहूंगा ऑडियंस से, वो खेल रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखें तो ये इनएक्सपीरियंस टीम है। नेथन स्मिथ अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं, तो उनपे भी बड़ा प्रेशर होगा। अच्छा मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा इंग्लैंड की बॉलिंग पे। इंग्लैंड की बॉलिंग अगर आप देखें तो इसमें स्कोर कार्ड मेरे बिल्कुल सामने है। गस एटकिंसन खूब पिटाई हुई, जॉश टंग की ठीक-ठाक, मतलब 60 रन दे गए वो 14 ओवर में, 4.28 की इकोनॉमी। जो विकेटें जो आई हैं अगर आप देखें, तो वो बेन स्टोक्स ने लिए हैं, जो एक प्रॉपर फ्रंट लाइन बॉलर नहीं, ऑलराउंडर है लेकिन फ्रंट लाइन बॉलर नहीं है। और जो दूसरी विकेट है वो जो रूट पार्ट टाइमर के नाम। और जो बाकी की दो विकेटें, एक गस एटकिंसन और एक जोफ्रा आर्चर। जो बाकी के बॉलर्स हैं, जो डंग हो गए, ये बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। और मेरी अकॉर्डिंग ये जो बॉलिंग है फॉर इंग्लैंड की, वन ऑफ द वीकेस्ट बॉलिंग है पिछले कोई 15-20 बॉलों में, 15-20 सालों में। आपकी बात से मैं एग्री करूंगा। जिस तरीके से इंग्लैंड की बॉलिंग ने गेम को अप्रोच किया है, लाइक जोफ्रा आर्चर की इतनी पिटाई लगना, गस एटकिंसन की इतनी पिटाई लगना, और उसके साथ साथ शोएब बशीर, जिनके बारे में आई थॉट कि इनको तो इस पिच पे बॉलिंग थोड़ी बहुत बेटर करनी चाहिए थी, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि सन की वजह से पिच बहुत ड्राई था। और जो रूट ने भी जैसे यहाँ पे 3 ओवर में एक विकेट दी, तो मेरे ख्याल में शोएब बशीर का इतनी बेकार बॉलिंग करना जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूंगा कि न्यूजीलैंड ने जो स्टार्ट दिया था इतना जबरदस्त 300 प्लस की ओपनिंग पार्टनरशिप, लेकिन वो जो क्विक विकेट्स 4 विकेटें उन्होंने लूज किए ना, ये कहीं ना कहीं उनको बैकफायर कर सकता है। स्पेशली इफ इंग्लैंड बैट्स इन द सेम वे। अगर इंग्लैंड भी इसी तरह आती है बैटिंग करने और बड़ा स्कोर करती है, तो ये जो न्यूजीलैंड का जो आप कह सकते हैं मिनी कोलैप्स है, ये इनको बैकफायर कर सकता है। आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा, क्योंकि न्यूजीलैंड एट वन पॉइंट वॉज 317 फॉर 0। बिल्कुल वहां से उनकी धड़ाधड़ 4 विकेट लाइक बिल्कुल ही रेगुलर इंटरवल्स पे गिर गई, और आखिरी की दो तो लास्ट 2 बॉल्स पे आई थिंक गिरी बिल्कुल है। आई थिंक तो 12। इतना खतरनाक जी खिलाफ खेलना आगे सही नहीं था जी न्यूजीलैंड के आप लिए, सही तो कह रहे बैक हैं। फायर कर सकते हैं। 317 रन थे 0 विकेटों पे, 72 ओवर्स में। और अगले 12 ओवर में 4 विकेटें चली गई हाथ से। तो ये ठीक है, आपने अच्छा स्टार्ट लिया, लेकिन ये जो विकेटें गई, स्पेशली जो मैं कहूंगा रचिन रविंद्रा की विकेट, ये सबसे बड़ी विकेट थी। क्योंकि ओपनर्स उन्होंने आई थिंक अपना काम कर दिया था, दोनों चले गए। हेनरी निकल्स भी आए, अच्छे खेल रहे थे हेनरी निकल्स। इस टेस्ट के अंदर भी 36 रन की अच्छी तेज बैटिंग कर रहे थे, आउट हो गए। लेकिन जो रचिन रविंद्रा जो है, आई थिंक उनके लिए भी ये बड़ा मौका था कि वो आज इस इनिंग में बड़ा स्कोर करते, तो उनका 7 रन पे आउट हो जाना ये है। और कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज को देखें, तो ये ऑन पेपर 5 विकेटें ही हो सकती हैं, क्योंकि विलो रोक जो है वो जब आएंगे कल, मोस्ट लाइकली वो शुरू में ही आउट हो जाएंगे। तो फिर जो नया बैट्समैन डेरल मिचेल आएगा, तो उसको वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल सही है, और लाइक मेरे अकॉर्डिंग अब न्यूजीलैंड को यहाँ से एटलीस्ट 500 तो करना चाहिए कल के दिन। उससे डेफिनेटली काम तो ज्यादा नहीं है। डेफिनेटली। और न्यूजीलैंड को चाहिए कि वो तेज खेले, और कहीं ना कहीं 30 से पहले पहले इंग्लैंड को बैटिंग दे दें, ताकि इंग्लैंड की भी वो ऊपर से 3-4 विकेटें ले सके सेकेंड डे पर। अगर ये न्यूजीलैंड कर सकता है, तो न्यूजीलैंड ये मैं समझता हूँ 80% टेस्ट जीत जाएगा। अगर हम इंग्लैंड की बात करें, तो इंग्लैंड वापस कैसे आ सकता है टेस्ट में? तो हमारा आपको क्या लगता है इसके अंदर? मेरे अकॉर्डिंग इंग्लैंड के पास एक ही तरीका है मैच में वापसी आने के लिए, वो ये है कि कल जैसे मैच शुरू होते साथ ही इंग्लैंड को न्यूजीलैंड की 2-3 क्विक विकेट चाहिए, और किसी तरीके से 450 के अंडर अगर ये लोग इंग्लैंड न्यूजीलैंड को रोक लेते हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा। और उसके और अबव दैट इंग्लैंड को अपनी खुद की काफी स्ट्रॉन्ग बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप लास्ट 2 टेस्ट मैचेस से उतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर रही थी। वो 300 भी वो बहुत मुश्किल से कर पा रहे थे। तो मेरे अकॉर्डिंग न्यूजीलैंड इंग्लैंड को अपनी बॉलिंग साथ साथ बैटिंग पे बहुत ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा गेम में वापस आने के लिए।
ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आई थिंक इंग्लैंड को चाहिए कि अगले 150 रन के अंदर कोशिश करें पैक करने की और फिर आके रन्स बनाएं। मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा बेन डकेट की। बेन डकेट एशेज में गए, अच्छा नहीं किया इतना, और फिर इस पूरे टूर सीरीज में भी वो अच्छी बैटिंग करे लेकिन बड़ा स्कोर नहीं आ रहा, तो उनको चाहिए बड़ा स्कोर करें। जेकब बेथेल के जो है वो रन्स करें। जो रूट तो आपको पता है रन्स करते हैं, लेकिन अब हम इसमें कल ही बात करेंगे जब इंग्लैंड की आएगी। अब आगे बढ़ते हैं बिल्कुल। अमन। और भी आपको जी, पता है जी। क्रिकेट हो रही है, वुमेन्स वर्ल्ड कप में हम थोड़ी आज बात करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग इसको इतना ज्यादा कवर नहीं कर रहे, इतना ज्यादा देख भी नहीं रहे, बट जो मेन मैचेस है वो हम जरूर फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान के। और जिस तरह पाकिस्तान टीम जलील हो रही है इस वक्त इंग्लैंड के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो मैच हुआ, हमें पता था कि ये हम हारेंगे, लेकिन इतना बुरा हारेंगे ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। पहली बॉल में विकेट ली हमने, लेकिन उसके बाद हमारा सब कुछ डाउनहिल चला गया वहां से। बिल्कुल, पहली बॉल पे सादिया इकबाल ने बेथ मुनी की विकेट ली और गुल फिरोजा ने काफी अच्छा कैच किया था। हम उसको डिनाई नहीं करेंगे, वो काफी अच्छा कैच किया था उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उसके टॉप लेवल बाद कैच। एज एक्सपेक्टेड, बिल्कुल इसके बाद एज एक्सपेक्टेड एलिस पेरी ने जिस तरह से गेम को अप्रोच किया और जॉर्जिया वॉल उनकी दूसरी ओपनर, उन लोगों ने जिस तरीके से मैच को वो लोग लेके चले। फातिमा सना की बहुत पिटाई हुई साथ में आपकी। आज पाकिस्तान ने अलबत्ता थोड़े बहुत नए नाम भी खिलाए थे, जैसे कि डायना नहीं नहीं अमान, बेग को ये लाया गया था, नशरा डायना बेग जो है, आइटो। ये डायना बेग कोई नया नाम नहीं है, ये बहुत पुरानी प्लेयर है। ये न्यू प्लान नाम है, लेकिन अब वर्ल्ड कप में आज उनका पहला मैच लिया था इसी मतलब आप वर्ल्ड कह कप में। सकते हैं कि एक पुराने प्लेयर को खिला दिया उन्होंने। एग्जैक्टली, लेकिन जिसको भी खिलाया सभी की पिटाई लगी है, कोई नहीं अब बचा बिल्कुल बिल्कुल। उनसे। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो नशरा संधू जो है अच्छी बॉलर है, उन्होंने अच्छी डिसेंट बॉलिंग की। सादिया इकबाल ने डिसेंट बॉलिंग की, लेकिन बाकी सब आप सही कह रहे हैं, पिटाई हुई। बैटिंग पे अगर आ जाए वंस अगेन, मुनीबा अली अपने आज थोड़े जोन में नजर इस मैच में लगा के अच्छा खेल रही है। एक दो बड़े छक्का उनका बड़ा रील चली उसकी, कि छक्का बड़ा स्क्वायर लेग पे उन्होंने मारा। लेकिन जो बाकियों ने दोबारा इस मैच में किया है, मतलब एक फोन नंबर की तरह ये रीड कर सकता हूँ मैं, 150 7 इस तरह के नंबर, तो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड। बिल्कुल मतलब हंसी आ रही है इस पे बात करने से। और मतलब पाकिस्तान की बैटिंग को मैं अगर मुआयना करूं, मुझे इस बैटिंग की स्कोर कार्ड को देख लो। आज से 3 4 वर्ल्ड कप पहले चले जाए, उसके स्कोर कार्ड देख ले, मुझे जीरो फर्क नहीं बदला लगेगा। वही सेम टू सेम चीजें चलती भी आ रही है। और लाइक इसमें भी मुझे एक नाम सामने दिख रहा है, आलिया रियाज का। लाइक हम थक गए उनके ऊपर बात कर करके कि ये किस कदर नाकारा और ना अहल प्लेयर है। कोई 10 साल से ऊपर इनको खेलता हुआ हो गया, लेकिन स्टिल इनका आप मानेंगे नहीं, इनका T20 या करियर में 98 का इनका स्ट्राइक रेट है। बिल्कुल मतलब आलिया कोई रियाज ऐसी की हमने प्लेयर। पिछले मैच में भी बात की, ये जब हम लोग हारे बांग्लादेश से, कि यार ये इतनी सीनियर प्लेयर है। मतलब इनका अजीब ही सिस्टम है कि जब जब इनकी जरूरत नहीं नहीं होती है, तो ये 7 नंबर पे आती है। जब इनकी जरूरत नहीं होती है, तो ये ऊपर आके कुछ रन करती है और वहां भी फेल हो जाती है। तो इनका कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। इनकी आप मैचेस देखें अगर मेरे सामने, 86 वनडे मैच है इनके, 114 T20 मैच, मतलब एक ऑलमोस्ट इनके कोई 250 के करीब मैचेस है पाकिस्तान टीम। 200 मैचेस हैं इनके। इतना एक्सपीरियंस, इतना तजुर्बा, और इसके बावजूद ये जहाँ इनको चाहिए कि यार एक वर्ल्ड कप में आप आ रही हैं, तो एक मैच अपने नाम करें जिसको आप अपनी ब्रिलियंस जिताएं, लेकिन ये तक भी इनके लायक नहीं रहे आप। मतलब इस बात से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक लानत है कि एक प्लेयर जो कि 250 मैचेस इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका है, और उसके बाद उनकी ऐसी परफॉर्मेंस है, तो ये बोर्ड के ऊपर लानत है कि आपने एक ऐसे प्लेयर को 250 मैचेस खिला कैसे दिए। बिल्कुल आई थिंक हम अगर एक रिस्पेक्ट की रेंज में रह के अगर बात करें, तो आलिया रियाज जो है, अगर आपको अमान पता हो, जो उनके जो हस्बैंड है वो हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर वकार यूनिस के छोटे भाई अली यूनिस जो है। और अली यूनिस आप सबको पता है, कमेंटेटर भी हैं, पीसीबी के बड़े करीबी आदमी हैं वो। और वो कहीं ना कहीं हमें नजर आते हैं बाबर आजम की तारीफें करते हुए भी। तो वो एक पूरा कहते हैं ना ग्रुप का हिस्सा है, वो जो ग्रुप जो चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है आलिया रियाज के पीछे, कि वो क्यों इतना ज्यादा खेल रही है, क्यों इतने टाइम से वो टीम में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो मेरे ख्याल में इन वुमेन्स टीम पे बात करने का कोई फायदा है ही नहीं, चाहे हम लोग इस पे जो मर्जी खेले, जितना मर्जी खेले। आई डोंट थिंक कि इस पे करने से कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी कर लो, ये
जिम्बाब्वे तक ही सीमित है, ये उससे ज्यादा ये लोग नहीं हिला सकते किसी भी टीम को मेरे मुताबिक। बिल्कुल, अब तो हमारी यही दुआ होगी या यही ख्वाहिश होगी कि हम एटलीस्ट नीदरलैंड्स को हरा दें, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, इंडिया से हार गए, साउथ अफ्रीका को सबसे हार गए। एक मैच हमारा रहता है नीदरलैंड से। हमारी मर्दों की टीम तो उनसे ऑलमोस्ट हार गई थी। अब दुआ करेंगे कि विमेंस वाले कुछ जुगाड़ करके कर लें। अच्छा, आगे बढ़ेंगे थोड़ा, हम विमेंस वर्ल्ड कप पे बात करेंगे। जिस तरह इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुकी है अब ग्रुप टू से, और दूसरी टीम मोस्ट लाइकली वेस्ट इंडीज मुझे लग रही है कि हो जाएगी। तो अमान, आपको क्या लग रहा है कि यही जो करंट हम लोग स्टैंडिंग देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, यही आपको लग रहा है, या आपके दिमाग में है कि यार कुछ चेंजेस हो सकती है इसमें? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग भी आप सही कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, यही चार टीमें मोस्ट प्रोमिनेंट है क्वालिफाई करने के लिए सेमीफाइनल्स के लिए, क्योंकि इनकी अगर आप बैटिंग बॉलिंग चेक करें तो ये हर एंगल से आपको अच्छा करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें साउथ अफ्रीका है, उसका एक आउटसाइड चांस हो सकता है। साउथ अफ्रीका टीम ने इंडिया को हराया है मतलब इस टूर्नामेंट में, तो वो कहीं बिल्कुल ना कहीं बिल्कुल अपना बिल्कुल। चांस है। बट ये टूर्नामेंट मुझे वही लग रहा है कि एंड में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या इंग्लैंड में से कोई जीतेगा। तो इस पे इतना बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और भी टॉपिक्स है हमारे पास। हमारा आप इसका नेक्स्ट टॉपिक पे आप बड़ा एक्साइटेड थे बात करने के लिए। जो खबर आई है माइक हैसन की और आकिब जावेद के जो मामला चल रहे हैं इस वक्त, और ये जो न्यू खबर आई है कि कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स को, स्पेशली जो बैटर्स हैं, उनको यूएसए भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। जी बिल्कुल, मेरा इस टॉपिक पे मैंने काफी अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च भी की थी कि इस खबर को जितना पक्का कर सके करे। तो बात ये है कि यूएसए की एक काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अप्रोच किया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि आप अपने कुछ पूल ऑफ प्लेयर्स को हमारे पास भेजे ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पे उनको टॉप फैसिलिटी मिलेगी, टॉप ट्रेनिंग मिलेगी, टॉप कोचेस मिलेगी, और उनको ग्रूम किया जाएगा प्रॉपरली। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात पे अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लेकिन फिर कुछ खबर ये भी सामने आई है, आकिब जावेद साहब ने इसके लिए बाद में थोड़ा सा मसले मसाइल पैदा करना शुरू किए कि वो नहीं चाह रहे थे कि पाकिस्तान टीम यूएसए जाए, बल्कि जो हमारे 90 दिन का जो कैंप अनाउंस किया है लाहौर द्राविड स्टेडियम के अंदर, वो चाह रहे हैं कि प्लेयर्स वहीं रह के अपना बस प्रैक्टिस करते रहे। और मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही घटिया और बेकार फैसला है, क्योंकि शायद आप खुद भी समझदार है, 90 दिन का एक कैंप, एक ही लाहौर की तपती धूप के अंदर एक प्लेयर वहां पे खेलेगा, उसको इंजरी की भी होगी, उसको फैटिक भी होगी, उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और हमारे पाकिस्तान के काफी सीनियर प्लेयर्स ने इस बात पे पीसीबी को गिला भी किया है, जिसके अंदर मैं नाम लेना चाहूंगा, मोहम्मद रिजवान का नाम टॉप पर है कि बिल्कुल, वो सेटिस्फाई नहीं है इस कैंप की वजह से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये जो आपने बात की ना यूएसए भेजने की, ये सब, तो ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्टेप भी हो सकता है अगर सही तरीके से किया जाए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये बैकफायर भी कर सकता है। अब इसमें देखना ये है कि हम जो आप बता रहे हैं कि ट्रेनिंग है, कंपनी है, ये कौन सी कंपनी है? ये कोई ट्रेनिंग कंपनी है, फिटनेस कंपनी है, कोई बेसबॉल टाइप चीज है, क्या है ये, अगर आपकी नॉलेज है इसके अंदर? ये एक्चुअली में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एथलीट्स को ट्रेन करती है, बेसिकली उनका अच्छा। काम क्या है। अब उनके Awesome। डिपार्टमेंट में कुछ पाकिस्तानी लोग भी थे जिनको हमारे क्रिकेट की काफी मतलब अफसोस था, तो उन्होंने खुद डायरेक्टली किसी को अप्रोच किया कि वो कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतर करना चाहते थे, फॉर ओनली पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बिल्कुल। अगर मैं थोड़ी अपनी मेमोरी को रिकॉल करूं कि जो यूएसए, ऐसा नहीं है कि कोई क्रिकेटर्स वहां जाते नहीं है। अगर मुझे याद हो 2023 के अंदर हैरी ब्रूक जो है, जो इंग्लैंड के बड़े टॉप प्लेयर हैं इस वक्त, वो गए थे यूएसए एक बेसबॉल टीम के साथ। एक कोई एमएलबी, जो सबको पता होगा, मेजर लीग बेसबॉल जो है, उसकी एक टीम है सैन लुई कार्डिनल्स। उसके साथ जो है हैरी ब्रूक ने अपनी ट्रेनिंग की थी, जिसमें यूट्यूब पे वो अवेलेबल भी है, आप सब देख सकते हैं जाके। जिसमें हैरी ब्रूक उनके कैंप पे गए थे, बेसबॉल प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग की अपनी बैट स्पीड को बढ़ाने के लिए, बेहतर होने के लिए। तो मैं अगर सोचूं कि हमारे प्लेयर्स भी अगर इस टाइप की कोई ट्रेनिंग करें, तो बिल्कुल उनका फायदा है। लेकिन अगर वो कोई एक फारिग सी चीज हुई, कोई जिसका कोई इतना प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर ये एक, मैं समझता हूँ कि ना, बोर्ड में कुछ लोग हैं जिनको अमेरिका जाना है ट्रिप पे, फ्री पे, पेड ट्रिप पे, तो ये उस टाइप की चीज ही हो सकती है अगर सही से नहीं की गई। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि आपको देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस वक्त लाहौर में आपका जो रेड बॉल का कैंप चल रहा है, वो तो मेरे बिल्कुल, अकॉर्डिंग यूजलेस है, क्योंकि बिल्कुल, उसके अंदर सिर्फ प्लेयर्स को थकान मिल रही है और कुछ नहीं मिल रहा। उस भट्टा उस एक ही ग्राउंड में
प्रैक्टिस करके आप कहाँ वर्ल्ड कप की तैयारी करोगे? आपको अगर वाकई में इतना लंबा कैंप लगाना था तो आप चाहते आप साउथ अफ्रीका में कोई भी स्टेडियम बुक करके वहां कैंप लगाते, वो ज्यादा बेनिफिट मिलता आपकी टीम के लिए फॉर द वर्ल्ड कप सिचुएशन। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, वो साउथ अफ्रीका की जो आपने बात की ना, आई थिंक शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वक़्त साउथ अफ्रीका में क्रिकेट का सीज़न नहीं है। तो वहाँ पे इस वक़्त क्रिकेट खेलना इतना शायद जायज़ नहीं था। लेकिन आप सही कह रहे हैं, कुछ ना कुछ पीसीबी कर सकता था कि किसी काउंटीज़ के साथ अपने प्लेयर्स को, इवन तो कुछ प्लेयर्स गए, हम उस पे आगे बात करेंगे। बट जो मेन आपके क्रिकेटर हैं, जिस तरह बाबर आज़म, इस वक़्त मुझे नहीं पता वो कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, फारिग बैठे हुए हैं। मोहम्मद रिज़वान कहीं एक्शन में नज़र नहीं आ रहे। शाहीन शाह अफ़रीदी भी कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहे। अगर आप बात करें साइम अयूब, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि साइम अयूब इस वक्त क्या कर रहे हैं। एक वो 23-24 ईयर ओल्ड के बैटर हैं, उनको तो जो क्रिकेट है उनको खेलनी चाहिए अपनी फॉर्म को वापस लाने के लिए। तो पीसीबी का काम है कि वो अपने प्लेयर्स को एलोकेट करे कि वो मैचेस खेलें और अच्छी कंपटीशन, अच्छे लेवल पे जाके खेलें क्रिकेट, ताकि वो अपने गेम को इम्प्रूव करें। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये लाहौर के अंदर, कद्दाफी के अंदर आप कैंप में खिलाते रहेंगे, वहाँ पे मतलब आप ग्रो नहीं कर सकते। आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आप एक वर्ल्ड क्लास एथलीट नहीं बन सकते वहाँ खेल के। बिल्कुल, मैं मेरा भी टू द एंड यही पॉइंट है कि ग्राफी में तैयारी, आप चाहे ग्राफी में दिन के 10 घंटे तैयारी कर ले, हफ्ते में 7 दिन तैयारी प्रैक्टिस कर ले, आप कभी भी आप अगर आपस में ही खेलते रहेंगे क्या कर लेंगे? दो बिल्कुल, चार वेट ट्रेनिंग कर लेंगे, एक आधा सियानियों बेस मैनेज कर लेंगे, आपस में एक दूसरे को मार के ये लोग वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा अमान, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, जिस तरह हम ये जो कैंप है, पावर कैंप मतलब पावर हिटिंग पे, सो आपको क्या लग रहा है कि हमारे कौन से प्लेयर्स हैं स्पेसिफिक जो इस कैंप के लायक है, मतलब जिन पे पीसीबी सोच के कहे यार इस पे चलो पैसे लगाते हैं, इसको भेजते हैं अमेरिका कि शायद ये बेहतर हो जाए। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग इसमें चंद ही नाम आएंगे, वो भी हमारे यंग प्लेयर्स, क्योंकि सीनियर को तो पावर में है ही नहीं, वो कहाँ से पावर रेटिंग बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, इसमें तो मेरे ख्याल में कुछ 4-5 नाम आते हैं, वो मेरे ख्याल में सरबरा फरहान टॉप पर होगी बिल्कुल, ऑब्वियसली। एक दूसरा मास सदाकत ले ले आप, बिल्कुल, हसन नवाज ले ले, और इसमें आप कह सकते हैं, मैं मेरे मुताबिक उस्मान खान का भी नाम आ सकता है, क्योंकि उनकी भी हम बिल्कुल। जानते हैं कैसी पावर हिटिंग है। इरफान और नियाज़ी, दूसरे इरफान नियाज़ी, इरफान नियाजी, अब्दुल समद हो गए अब्दुल आपके, समद। ये भी 5-6 प्लेयर थे जिनको हम पावर हिटिंग के अंडर डाल सकते हैं। अगर साइम अयूब भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल, उनको भी आप डेफिनिटली, बाय बाय कोई भी डेफिनिटली। प्लेयर ही है वो genuine। बिल्कुल, ऐसे ये 6-7 नाम है जिनको मैं पर्सनली चाहूँगा कि ये लोग जाएँ, बेहतर करें। अगर आप इस पे बाबर बिल्कुल, आज़म को भेज देंगे या मोहम्मद रिज़वान को भेज देंगे, तो फिर कोई फ़ायदा तो नहीं है, कहाँ क्योंकि गए? वो लोग तो आपको पता है कि इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज़, बाहर जाके कि तबलीगें कर रहे हैं और इस तरह की फंड रेज़िंग कर रहे हैं, तो ये इनको कोई भेजने का फ़ायदा नहीं है। ये लोग, आपको याद होगा वो $25 वाला सीन भी हुआ था इनके साथ 2024 के वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड में कप में, बिल्कुल। बिल्कुल तो बिल्कुल, वो तो ये इनको भेज के कोई फ़ायदा नहीं है। आप यंगस्टर्स को भेजें, या जो मतलब जो जिसके पास पोटेंशियल है हिटिंग का, उसको भेजेंगे तो फ़ायदा होगा। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे, नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले, कि यहाँ पे आपने पढ़ सकते हैं अली रज़ा की बारे में जो माइक हैसन ने बात की है, कि अली रज़ा को फास्ट ट्रैक करना है हमें मेन टीम के अंदर। जिस तरह ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं वैभव सूर्यवंशी जो है, 15-16 इयर्स की एज में उनको इंडियन टीम में लाया गया है। तो हम लोग भी यहाँ पे चाह रहे हैं कि अली रज़ा जो है, आई थिंक शायद 17-18 साल के, 18-19 के हैं शायद वो। तो उनको भी माइक हैसन ने कहा है कि यार हमने इसको आगे लेके आना है। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग मेरे इसमें दो पर्सपेक्टिव है। जी, एक तो ये, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम पे वाइट बॉल के अंदर एक ऐसा फास्ट बॉलर लैक कर रहा है जो कि आपको एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करे, 145-150 बिल्कुल, वाला। बिल्कुल, पहले को आपके पास हारिस रऊफ है, लेकिन वी ऑल नो कि हारिस रऊफ कैसा बॉलर है, बेकार है उसको ट्रस्ट ट्रस्ट करना, बिल्कुल, स्पेशली T20 में तो आई गेस हारिस रऊफ है भी नहीं। तो बिल्कुल। अली राजा को ये लोग इसलिए लाना चाह रहे हैं कि वो आपको एक एक्स फैक्टर प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मेरा एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि अभी अली रजा बहुत यंग है। जी, लाइक बिल्कुल। उसको अभी मेरे अकॉर्डिंग 2 साल तो कम से कम फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए, उसके बाद जाके उसको इंटरनेशनल टीम में आना चाहिए। मेरा पर्सपेक्टिव तो ये है। बिल्कुल, और आई थिंक अली रज़ा को अगर मैं थोड़ा एनालाइज़ करूँ, तो अली रज़ा जो है ना, दो देखिए पेस की अगर आपने बात की अमान, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने हारिस रऊफ की बात की। 2 तरह के बॉलर्स होते हैं जो तेज़ हैं। एक होता है जो इन द एयर तेज़ हो, हवा में तेज़ हो, और एक होता है जो ऑफ द विकेट तेज़ हो। तो हारिस रऊफ टाइप बॉलर जो है ना, ये हवा में तेज़ होते हैं क्योंकि ये टेप बॉल बैकग्राउंड से हैं। अली रज़ा इज़ अ प्योर बॉलर,
जो विकेट ऑफ द विकेट तेज है। तो जब वो हिट करता है लेंथ को, गुड लेंथ को, तो उसकी बॉल क्विकली राइज करती है वहां से। तो ऐसे बॉलर बहुत वैल्यूबल होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन ये आपने सही कहा, रिस्क होता है इनकी इंजरी का, क्योंकि अली रजा का जो एक्शन है वो अपनी बैक का बड़ा हाँ जोर लगाते हैं। तो अगर हम उन्हें बिल्कुल बहुत हाँ। ज्यादा खिला लें तो उनकी बैक यंग एज में बिल्कुल जाया हो सकती है। और बिल्कुल ऐसा क्योंकि अली रजा जैसा प्लेयर एक काफी वैल्यूएबल एसेट है। और बिल्कुल अगर हमने उसके साथ भी यही किया जो हमने नसीम शाह के साथ किया था, तो सैडली ये प्लेयर भी हमको हमारे हाथों जाया हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इंजरी खाली एक बार होती है बैक की, और बिल्कुल बैक डेफिनेटली। की इंजरी आपको भी जानते हैं वो ऐसी होती है, वो फिर करियर खा जाती है। आप कुछ भी कर लो, आप नहीं सही हो सकते उसके बिल्कुल बाद। ऐसे एक मैं उस्मान खान नसीम शाह शनवारी, जो कहानी जानता हूँ। उस्मान खान शनवारी एक नाम था जो पाकिस्तान टीम में आया 2017 में, और बड़ा अच्छा खेला उसने। बिल्कुल लेकिन हाँ। उसको भी अगर उनको भी अगर आपको याद हो, बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद से वो उनका करियर वहीं ही खत्म हो गया। वो वापस से इतनी ज्यादा क्रिकेट खेल नहीं सके। और अब तो शायद वो बिल्कुल वो तबलीगी जमात और इस टाइप की चीजों पे आ गए हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मैं कि ये। इसमें जी। नसीम शाह की मैं इसमें कहता हूँ बिल्कुल प्राइम एग्जाम्पल, क्योंकि जी बिल्कुल। नसीम शाह भी सेम एज पे उन्होंने आईपीएल डेब्यू किया था जी पाकिस्तान जी। के लिए। वो 16 साल में। 150 प्लस की बॉल करते थे, जी हाँ, जी। आपको याद होगा। जी बिल्कुल। और आज आप देख लो उनसे जितनी जान पड़वा ले, 135 एट मैक्स बॉल करते हैं वो। बिल्कुल। अच्छा, एक नसीम शाह की मैं पढ़ा था कि जो उनके छोटे भाई उबैद शाह हैं उनको लाने की बात की जा रही है टेस्ट क्रिकेट में नसीम शाह की जगह। बिल्कुल तो ये भी हाँ, चल रहा बिल्कुल। है। जी। मैंने तीन नाम मेरे सामने आए थे, क्योंकि वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज में जो कि जाने के चांसेस है, उसमें से तीन नाम है आपका उबैद शाह, शाहनवाज दहानी और मोहम्मद अली। ये बिल्कुल। तीन नाम मेरे सुनने में आए थे कि इनको कंसिडर किया जा रहा है फॉर द वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड टूर। बिल्कुल। अभी अभी हमने प्रॉपर्ली इसको डिस्कस ही किया, बट आपको पता है इस वक्त चल रहा है टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज में श्रीलंका के खिलाफ। जो पहला टेस्ट है तो उसमें बिल्कुल स्टंप्स अभी हो गया। आई थिंक श्रीलंका ने बैटिंग पहले की है इसके अंदर। और कोई अराउंड आई 108 थिंक स्कोर किया। 308 अच्छे रन बन गए हैं। ये मैं समझता हूँ बड़े विकेटें ऑल आउट हो गए। लेकिन धनंजय de सिल्वा जो कैप्टन ने मतलब आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल गई। इस पे हम लोग कल प्रॉपर बात करेंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे। कल बात करेंगे, हमारा आगे टॉपिक, बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है, हमारा आपके कुछ बड़े फेवरेट प्लेयर्स हैं जिनकी आज न्यूज कल की खबर है, आज की भी है, कि शादाब खान जो है पाकिस्तान के प्राइम ऑलराउंडर, प्रीमियर ऑलराउंडर, उनकी डील हो गई है लैंकाशायर काउंटी क्रिकेट क्लब में T20 ब्लास्ट के लिए। और ऑन दी अदर हैंड मोहम्मद आमिर जो पाकिस्तान के बड़े स्टार, सुपरस्टार, रिटायर्ड है वो। लेकिन उनकी जब ब्रिटिश सिटीजनशिप हो गई है तो वो अब एज ए लोकल प्लेयर खेलेंगे नॉटिंघमशायर के लिए, ब्लास्ट के अंदर। बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम शराब खान के लिए बात करना चाहूंगा। जितने बड़े वो प्लेयर है, मेरे ख्याल से ऐसी छोटी मोटी लीग में खेलना तो उस लीग के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि इतना बड़ा प्लेयर उन्होंने साइन कर लिया है। तो बिल्कुल शराब खान की जैसे स्टैट्स है, जैसी परफॉर्मेंस है, मेरे ख्याल में वो अपने पहले ही मैच में कुछ 5-6 विकेटें ले लेगी और कोई 50-60 रन कर लेगी आराम से। ऑन द अदर हैंड अगर मैं मोहम्मद आमिर की बात करूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग जैसी मोहम्मद आमिर की पीएसएल गई थी, तो एक फैक्टर तो है कि उनकी एज भी बढ़ गई है और पेस भी कम हो गया है, तो बॉलिंग में थोड़ा बहुत तो अफेक्ट आया है। लेकिन जैसे ही उनकी उनका रिकॉर्ड है और एक्सपीरियंस है इन द इंग्लिश कंडीशन, तो बिल्कुल। मेरे अकॉर्डिंग वहां पे वो उनसे आप थोड़ी बेटर बॉलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आई थिंक आप अगर शादाब की बात करें तो ठीक है, शादाब बहुत लोगों की नज़र में बेकार प्लेयर है ये है। लेकिन वो लीग्स वगैरह में अच्छा कर लेते हैं। जिस तरह मुझे याद है वो यॉर्कशायर के लिए भी वो खेल चुके हैं, वहां भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। तो मुझे लगता है शादाब कर लेगी अच्छा इस टूर्नामेंट में। मोहम्मद आमिर की आपने अच्छा पॉइंट रेज किया कि एज हो गई है उनकी। लेकिन इंग्लैंड में उनको बहुत एक्सपीरियंस है। और आई थिंक ये जो नॉटिंघम शायर जो है, ये कोई उनकी चौथ फोर्थ आई थिंक काउंटी है जो इसके लिए वो खेले, क्योंकि वो एसेक्स के लिए खेल चुके हैं पिछले साल, ग्लॉस्टरशायर के लिए खेल चुके हैं वो। तो ये आई थिंक उनकी तीसरी या चौथी, मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी काउंटी है जिसके लिए वो खेलेंगे। तो वो उनको बहुत एक्सपीरियंस है और अब तो वो एज ए लोकल प्लेयर भी है। और ये भी मैंने अमान आज पढ़ा है कि जो द 100 के अंदर उनको एज ए रिप्लेसमेंट साइन करने की बात चल रही है ट्रेंट रॉकेट्स की टीम में। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं आने वाले दिनों में कि आमिर जो है हमें 100 लीग के अंदर भी खेलते हुए नजर आएंगे। आई गेस आमिर ने तो 100 लीग में वैसे भी खेला हुआ है, खेला हुआ कि है, दो दो किसी टीम के टीम्स, लिए मुझे नाम तीन नहीं टीमों के लिए याद खेल चुके हैं वो शुरू के अंदर वो मुझे याद है जो टीम थी लंदन स्पिरिट उसके लिए खेले थे। फिर वो
ओवल इनविंसिबल के लिए उनके 2 मैच थे सिर्फ, वो उसमें बड़ी जबरदस्त बिल्कुल, बॉलिंग थी। बिल्कुल। और पिछले साल वो वो एक जो मैच खेले ऑस्ट्रेलिया थे, की वो और इमाद नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के लिए एक मैच खेले थे। बिल्कुल क्योंकि ये प्लेयर आमिर के पास तो खास तौर पे T20 का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो किसी भी टीम के लिए वो एक वैल्यूएबल एसेट बन के सामने आते हैं। और ऑन द डे जब वो अच्छी बॉलिंग करते हैं तो वो किसी से पकड़ना उनको बहुत मुश्किल होता है। डेफिनेटली आई थिंक ये एक अच्छा उनके लिए, उनके करियर के लिए मूव है। बट ये जो इसमें इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, वो ये है कि जब आमिर अगले साल आएंगे पीएसएल के लिए, तो क्या वो एक एज अ लोकल प्लेयर खेलेंगे पाकिस्तानी, या वो एक फॉरेन प्लेयर, तो ये देखना होगा। देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो ये बात ज्यादा कोई खास नहीं है। एज अ लोकल प्लेयर ही खेलेंगे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ख्याल में तो मैंने ये भी सुना था कि अगला पीएसएल आई गेस आमिर का लास्ट पीएसएल होगा। उसके बाद वो आई गेस पीएसएल से वो ले लेंगे रिटायरमेंट। इस एज में अब काफी उनका करियर का एंड चल रहा है। और आई गेस क्योंकि वो एज ए लोकल प्लेयर ही खेलेगी, जो भी कहो है तो पाकिस्तानी ना एट द एंड ऑफ द डे। बिल्कुल ऐसी आई बात तो थिंक नहीं है कि उन्होंने ये किसी और जो कंट्री के लिए खेल लिया, जी उन्होंने पाकिस्तान से खेले थे। बिल्कुल। बिल्कुल, जो ब्रिटिश सिटीजनशिप होती है आई थिंक उसमें ये रूल भी है कि अगर आप डुअल नेशनैलिटी रख सकते हो, तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रख सकते हैं और ब्रिटिश भी रख सकते हैं। तो आई थिंक इस चीज की वजह से वो शायद एज ए लोकल खेल जाए, क्योंकि इस दफा मैंने देखा था जो हमाद आजम टाइप प्लेयर जो थे, ये लोग भी एज ए लोकल ही खेल रहे थे। तो आई थिंक इतना प्रॉब्लम होगा नहीं उनकी पीएसएल में। अच्छा, अब शो को हम थोड़ा एंड की तरफ लाएंगे। आज अमान हमने मल्टीपल टॉपिक्स पे बात की, इंग्लैंड न्यूजीलैंड पे बात की, वुमेन्स वर्ल्ड कप पे बात की, और ये जो बाकी के पीसीबी और ये जो चल रहा है मामला, तो आपका क्या थॉट्स है आज के शो पे? तो मेरा ये पैगाम है कि बस कल आपके 500 स्कोर कर रहे थे, और मेरे ख्याल में बड़े आराम से ही टेस्ट मैच जीत जाएंगे। बाकी वुमेन्स टीम के लिए हम देखते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो हमें वो नाम लिए 4 टीम के वो सेमीफाइनल खेलते हुए देखी है। और पीसीबी के खिलाफ तो इतनी बातें हम ज्यादा कुछ तो खैर बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग आज शो को एंड करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है सब व्यूअर्स से कि प्लीज चैनल को सपोर्ट करें। हमें अच्छे डिसेंट हमें नंबर्स देखने को मिल रहे हैं व्यूअरशिप के, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को, और देखते रहे। हम लोग एक अच्छा आपके लिए एनालिसिस ला रहे हैं, रॉ एनालिसिस है, कोई इसमें कोई एजेंडा नहीं है, कोई कहते हैं ना बायसनेस नहीं है, जो दिल से बात होती है वो करते हैं। तो प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।